दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीलेश गोयल। सिर्फ शब्द.com की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता, पर्वत प्रदेश में पावस। सीबीएसई के कक्षा 10वीं के अभ्यासक्रम में इसको रखा गया है। सबसे पहले तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय हम देख लें। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके वे इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने लगे। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1926 से 1927 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित भी हुआ। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि हैं। उनको काफी कुछ सम्मान भी मिले। 1961 में पद्म भूषण सम्मान मिला। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से वे सम्मानित हुए। उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र देखने को मिलते हैं। सटीक शब्दों का चयन करके मन के भावों को व्यक्त करने की अप्रतिम कला के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के एक आधार स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रकृति का ही चित्रण हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस कविता का भावार्थ समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसे समझाने से पहले इस कविता को हम देख लें। मैं इस कविता का पठन कर लूं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल 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 परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभे साल, उठ गया धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। दोस्तों, इस कविता का पठन हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पानी का प्रवाह बहता जा रहा है, उसी प्रकार एक धारा प्रवाह में कविता बहती जा रही है। यही तो पंत जी की खूबी है। उनके शब्द कोमल कांत पदावली होती हैं और इन कोमल कांत पदावलियों से बनी हुई कविताओं में उन्होंने प्रकृति का आधार लेकर अपने भावों को निखारा है। दोस्तों, सबसे पहली पंक्ति हम ले। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल 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 परिवर्तित प्रकृति वेश। इसका थोड़ा भावार्थ देख लें हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। दोस्तों, पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। परिवर्तित प्रकृति वेश, जब वर्षा ऋतु होती है तब पल पल में मतलब हर क्षण में प्रकृति का रूप बदल जाता है। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर जो माहौल अचानक बदल जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब कैसा माहौल हो जाएगा। कभी पहाड़ों पर घने बादल छा जाते हैं तो कभी
ऐसा लगता है कि पर्वत, वृक्ष आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। ये सब होने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब देखें कवि क्या कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार, मेखलाकार मतलब कहते हैं करघनी के आकार का, मतलब कमर में पहनने का एक गहना होता है, उसके आकार का मतलब गोलाकार रूप है। और पर्वतों की श्रृंखला क्रमशः गोलाकार रूप में कितनी सुंदर लगती है। अपार, जिसका कोई पार नहीं, मतलब कितने सारे पर्वत हैं और वे पर्वत गोलाकार रूप में, करघनी के आकार के रूप में, मेखलाकार में वे लगे हुए हैं, दिखाई देते हैं। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। अब देखिए कवि ने क्या कल्पना की है। अपने सहस्र, सहस्र मतलब हजारों, दीर्घ मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। दीर्घ सुमन यहाँ पर कहा है, कवि ने यहाँ पर शब्द बनाया दीर्घ सुमन है। सुमन मतलब फूल, फूल रूपी आंखों से दीर्घ सुमन कर्मधारय समास है और रूपक अलंकार भी हम कह सकते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। पर्वत अपनी फूल रूपी हजारों आंखों से अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। बार बार वे नीचे जल में अपने महान आकार को, अपने बड़े से शरीर को देख रहा है। अब देखिए इंसान देखता है इसी प्रकार, तो नीचे झुककर तो ऐसा इंसान देखता है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति के तत्वों पर मनुष्य के लक्षण का आरोपण किया है, मतलब मानवीकरण अलंकार का प्रयोजन किया है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि ने क्या योजना की है, जिसके के आगे डेस लगा दिया, हल्का सा हाइफन लगा दिया। जिसके चरण, अचानक जिसके चरणों में पला ताल, कवि को कहना था, अचानक विचार आ गया और कह दिया जिसके चरणों में पला ताल मतलब तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल, उपमालंकार का प्रयोग करके कवि ने यहाँ तालाब को दर्पण की उपमा दी है। तालाब को दर्पण बताया है कि पर्वत के पानी बरसा, अब पर्वत के नीचे जो तालाब बन गया, पानी भर आया, वो तालाब है, वो दर्पण की तरह लगता है। यहाँ पर कवि ने पर्वत को मनुष्य का रूप दिया है और कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी आंखें फाड़ फाड़ के आईने में देखता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपनी फूल रूपी हजारों आंखों से पर्वत अपने रूप को तालाब रूपी दर्पण में देखता है। ठीक है, तो कवि की ये कल्पना है, कितनी साकार कल्पना है। आप देखिए ये कविता पढ़कर हम इस कविता को समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पर्वत देखो तो सही मानवी का रूप ले लिया हो, हमें तो ऐसा महसूस होता है। गिरि का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर जरते हैं झाग भरे निर्जर। देखिए कवि ने वर्णन किया है, गिरि का गौरव गाकर जर्जर, जर्जर 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 क्या बहता है, निर्जर। कवि ने आखिरी पंक्ति, इस पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति का आखिरी शब्द है निर्जर। निर्जर मतलब झरना, झरना जर्जर जर्जर जो बहता है। कवि ने कल्पना की है, कवि ने क्या कहा है, झरना बहता है, झरने का पानी बहता, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कवि ने क्या कहा कि कवि ने ये कहा कि झरना है वो पर्वत के गुणगान गा रहे हैं, पर्वत के गौरव के गान गा रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर, कवि को ये गुणगान सुनकर अपने नसों में ऊर्जा का संचार होता है, ताकत का संचार होता है। कवि को उत्तेजना महसूस होती है कि आह कितना अच्छा दृश्य है। मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं झाग भरे निर्जर। जो पानी में जो झाग होते हैं, ये झाग हैं वो मोती की लड़ियों की भांति लग रहे हैं। कवि ने ऐसी कल्पना की है कि मोती की माला मानो पहनी है पर्वत ने, और इस प्रकार ये झाग बहुत ही सुंदर लगते हैं, माहौल को एकदम सुंदर बना देते हैं। कवि ने यहाँ पर माहौल को एकदम जीवंत बना दिया है, प्रकृति को जीवंत बना दिया है। आगे की पंक्ति हम ले, गिरि के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुहर।
गिर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिए कवि ने और आगे बढ़ाया ये वर्णन, अपना वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वत पर उगे हुए जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो वे पर्वत के हृदय से उगे हैं। गिरिवर के उर से, उर मतलब हृदय, उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, उनकी उच्चाकांक्षा है। उच्चाकांक्षा मतलब महत्वाकांक्षा, क्या है? आगे बढ़ने की इच्छा है। उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनकी ऊपर उठने की जो इच्छा है, वे कुछ ऐसा लगता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बस उसे कोई रोक नहीं सकते, बस हम आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि ने क्या कहा कि कुछ चिंता है। अनिमेष, अनिमेष मतलब पलक झपकाए बिना, मतलब एक ध्यान से तल्लीन होकर, और टल मतलब स्थिर, एक ध्यान से स्थिर होकर वे कुछ चिंता कर रहे हैं। कौन सी चिंता कर रहे हैं? बस आगे बढ़ने की चिंता है, निरंतर आगे बढ़ने की चिंता है। उन पेड़ों को उच्चाकांक्षा है, निरंतर आगे बढ़ने की चिंता है कि हम आसमान को छू लेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का पार पारद के पर, रवशेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अचानक दृश्य बदल गया, मौसम बदल गया, और आकाश में से जो बादल है वो नीचे मानो धरती पर आ गए। उड़ गया अचानक लो भूधर। अरे अचानक, भूधर मतलब पर्वत, अचानक पर्वत कहाँ गायब हो गया? फड़का पार पारद के पर, पारद मतलब बादल, पर मतलब पंख। अचानक पर्वत अपने पंख फड़फड़ा कर कहीं उड़ गया और मानो बादल धरती पर आ गए। रवशेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रवशेष रह गए निर्जर, बस सिर्फ शेष रहा क्या? निर्जर की आवाज। रव मतलब ध्वनि, आवाज, बस सिर्फ पानी के बहने की आवाज, झरने के बहने की आवाज ही सिर्फ बाकी है टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर मतलब आसमान, भू मतलब धरती, मानो धरती पर आसमान टूट पड़ा, आकाश पृथ्वी पर आ गया हो ऐसा लग रहा है। कवि का ये कहना है कि चारों ओर बादल छा गए, चारों ओर कोहरा फैल गया, और इस बादल की वजह से कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ झरने की आवाज ही सुनाई देती है। धस गए धरा में सभय साल, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गया धरा में सभय साल, धरा मतलब धरती, धस गए धरा में सभय शाल, शाल के जो वृक्ष है वे मानो धरती में धस गए, मतलब अब तो घनघोर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसके कारण माहौल में, वातावरण में कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी अब दिखाई नहीं देते, वो भी दिखना बंद हो गए। इसलिए कवि ये कहते हैं कि शाल के पेड़ भी भयभीत होकर धरती में धस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि ने ऐसा कहा है, ऐसी कल्पना की है कि मानो तालाब में आग लग गई है और धुआं धुआं चारों ओर उठ रहा है। और अचानक होती प्रक्रिया, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि को ऐसा लग रहा है कि इंद्र है, जलद यान, जलद यान बादल रूपी यान मतलब विमान में, बादल रूपी विमान में मानो इंद्र है, वो बादल रूपी विमान में बैठकर विचरने निकला है। मानो इंद्र बादल रूपी विमान में विचरने, घूमने निकला है। इंद्र खेलता है इंद्रजाल, और इंद्र है वो अपनी माया जाल फैलाता है, अपनी जादुई माया जाल चारों ओर फैलाता है। यूं जलद यान में, देखे तो सही, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। इस प्रकार कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे रहे। अब जरा देखें इसमें व्याकरण कितना भरा है। जो आपको उपयोगी है उतना ही व्याकरण मैंने लिया है, बहुत सारा व्याकरण भरा हुआ है। हम सबसे पहले अलंकार को देखें। संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है, प्रकृति के तत्वों पर
मनुष्य के लक्षण को आरोपित कर दिया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, इस पंक्ति में प पर्वत प्रदेश बार बार पुनरावर्तन प का होता है, इसलिए वहां अनुप्रास अलंकार बनता है। उसी प्रकार दूसरा भी अनुप्रास अलंकार बनता है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, बार बार प ध्वनि का पुनरावर्तन होता है दोस्तों, इसलिए वहां भी अनुप्रास अलंकार होगा। अपने सहस दृग सुमन फाड़, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि दृग सुमन फूल को ही नेत्र बता दिया, फूल को ही दृग बता दिया, इसलिए रूपक अलंकार है। हम कहें दर्पण सा फैला है विशाल, दूसरा अलंकार ले, दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण की तरह विशाल फैला है। दर्पण सा लक्षण भी बताया, सा के जैसा, दर्पण जैसा, दर्पण के साथ तालाब की उपमा कर दी है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। मोती की लड़ियों सी सुंदर, लड़ियों जैसी सुंदर, मोती की माला जैसे सुंदर झाग लग रहे हैं, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। गिरिवर का गौरव गाकर झरझर, गौरव गाकर ग ध्वनि का 2 बार पुनरुक्ति हुई, पुनरावर्तन हुआ, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। झांक रहे नीरव नभ पर, इसी प्रकार यहाँ न ध्वनि का 2 बार उच्चारण हुआ, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर अध्वनि का 2 बार उच्चारण हुआ, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यो जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, जलदयान, ठीक है, जलदयान बादल रूपी यान में, मतलब यहाँ रूपक अलंकार हुआ दोस्तों। समास की बात करें तो कुछ समास मैंने इसमें से कुछ शब्दों, सामासिक शब्दों को निकाला है। प्रकृति वेश, प्रकृति का वेश तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह का उपयोग हुआ। दृग सुमन, सुमन रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें, दृग मतलब आंखें, तो यहाँ कर्मधारय समास हुआ। महाकार, महान है जो आकार, यहाँ भी कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि विशेषण विशेष्य की भावना है। मेखलाकार, मेखला जैसा आकार, यहाँ भी कर्मधारय समास ही हुआ। आगे बढ़े तो अनिमेष, बिना पलक झपकाए, अव्ययी भाव समास। अटल, बिना टले, अव्ययी भाव समास। नीरव, बिना रव, मतलब बिना आवाज का, अव्ययी भाव समास। उच्चाकांक्षा, उच्च है जो आकांक्षा, आकांक्षा कैसी है, उच्च है, कर्मधारय समास रहा। जलदयान, बादल रूपी यान, तो यहाँ भी कर्मधारय समास हुआ दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ कवि ने ध्वन्यात्मकता प्रकट करने के लिए द्विरुक्तियों का उपयोग किया। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल, इसी प्रकार बार बार, नस नस, झरझर, उठ उठ, विचर विचर, तो इन सारे व्याकरणिक शब्दों के साथ हमने भावार्थ देखा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये जो भी मैंने समझाया उसको आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, तब जाकर आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। धन्यवाद।